हेलो फ्रेंड। तो आज हम यहाँ पे नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट होगा मेरा, यहाँ पे जो टारगेट होगा नोट्स बनवाने का टारगेट यहाँ पे मेन होगा। तो कुल मिला के बस ये बोलना है कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे इसको तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ रटना ही है तो रटना ही है। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे गैप करूँगा, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ को टाइम देने से। तो यार जो भी चीज़ मान लो अगर आर्क लैंप है तो कहाँ पे यूज़ होता है, तो यार उसमें तो रटना है ना, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको मैं छोड़ूंगा, ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। और जितने लगभग कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन तो इस वाले चैप्टर में कम, बहुत ही कम है, तो इसलिए इसमें जितना हो सकता है वो कराऊंगा। और उसके बाद जो है इसका कुछ आपके जितने भी इलेक्ट्रिक ड्राइव के जितने भी मोटर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका मोटर से पूछा जाता है, तो उसको जो है स्पेशल लास्ट टाइम में जब जो है आपका चैप्टर एंड होगा तो स्पेशल आपको वहाँ पे नोट्स बनवाया जाएगा, जितने भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो जो मोटर यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जितने भी मोटर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो लगभग मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़ बता दूंगा, जो आपको कहीं ना और नेट से भी ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लगभग जितने एप्लीकेशन होते हैं ना, सभी की रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा। मतलब आपको नेट से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी स्टैंडर्ड लेवल की बुक को भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग गैप करेंगे ना। और आई थिंक आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे बेसिक जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव के यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है ये मेनली आपका डिज़ाइन किया जाता है, किसी भी मशीन का एक पार्ट होता है या एक तरीके का। ये जो है इलेक्ट्रिक जो ड्राइव होता है ये आपका मेनली ये आपका इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिज़ाइन किया जाता है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सके आपका मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सके मैकेनिकल एनर्जी में। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोसेस यूज़ करते हैं, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसके बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कि इसमें आपका एक मोटर होगा जिसे हम लोग प्राइम मूवर के तौर पे नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है ट्रांसमिशन का। ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो आपका एक प्राइम मूवर के फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसमिशन का मतलब जो भी पावर यहाँ पे ट्रांसमिट होगी प्राइम मूवर के द्वारा, वो आपका ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे, इसका कंट्रोल सिस्टम होता है ना। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है कि बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, मोटर फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हो, रेक्टिफायर वाला जो सिस्टम है वो है ये, और यहाँ पे मोटर जनरेटर जो सेट यूज़ किया जाता है वो सब आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिक 3 टाइप के यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव का रिक्वायरमेंट होता है आपका। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसे हम लोग प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं, और आपका दूसरा ट्रांसमिशन, और लास्ट में आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। रीज़न क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्लीन है, रिएबल है। तो जितने भी चीज़ें आप देख सकते हो ना, काफ़ी सिंपल चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो अभी आगे जो है कुछ यहाँ पे गैप होगा। मेन कमी जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव के यहाँ पे आपको बताना है, तो मेन कमी जो है एक तो इस काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और उसके बाद इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी आपका यहाँ पे जाता है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अगर फेल हो गया तो आपका यहाँ पे जो ड्राइव है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में आएगा। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। The exciting workshop is to be changed over the engine drive in electric drive. The type of drive is likely to adopt the। तो यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ ड्राइव यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए। जब भी आप कोई इंजन और बहुत सारी चीज़ों को आप इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये जो टाइप ऑफ ड्राइव होगा ये आपका ग्रुप ड्राइव होगा, ठीक है, ये आपका ग्रुप ड्राइव हो जाएगा ये। द टाइप ऑफ ड्राइव यूज फॉर द पेपर मिल रिक्वायर फॉर द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऐसा ड्राइव जो हम पेपर मिल के लिए यूज़ करेंगे और कांस्टेंट स्पीड हो, और उसकी जो कंट्रोलिंग की जो कंट्रोल है वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इंडिविजुअल या मल्टी मोटर ड्राइव को जो है हम लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं।
ठीक है। इंडिविजुअल और मल्टीमोडल जो ड्राइव होते हैं ये एक तरीके का ऑटोमेटिक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इस बेसिस पे जो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल यहाँ पे होता है ना, इंडिविजुअल और मल्टीमोडल ड्राइव का। ये मेनली आपका ऑटोमेटिक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमेटिक इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस हैज़ बिकम, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक इन द प्रोडक्शन इन द प्रोसेस हैज़ द बिकम पॉसिबल ओनली इफ़ यू यूज इन द, तो ये आपका इंडिविजुअल और मल्टी दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जो है आपका जो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज़ गवर्नर बाय, जो इलेक्ट्रिक मोटर हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, हमें कई सारी चीज़ों से देख के बताना। एक तो लोड कैसा है, उस पर्टिकुलर हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और आपका कौन सी सप्लाई यूज़ की जा रही है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, डीसी सप्लाई है या फिर एसी सप्लाई है, तो इस हिसाब से हम मोटर को पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे। तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा यहाँ पे आपका सही होगा। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नहीं हो गया उसको मैं 20 ही मरवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मे बी आपको जो बुक लिए होंगे आप जो पीडीएफ फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा। और बस ये मान के चलो कि मैक्सिमम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा वो निराश मत होइएगा, 20 ही मारना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जो चीज़ जिसकी लाइफ जितनी है बल्ब का उतना ही लाइफ है ना, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो आगे अभी मिलेगा आपको। डीसी मोटर और स्टिल प्रीफर फॉर, डीसी मोटर का सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे प्रीफर क्यों करते हैं, तो यहाँ पे जो है देखो डीसी मोटर में एडवांटेज सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें डीसी मोटर को अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं एसी मोटर में, तो इनका जो स्पीड कंट्रोल होता है काफ़ी अच्छा होता है, और कंस्ट्रक्शन भी सिंपल ही होता है। सिंपल तो नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन टाइम में, तो कंपेरिजन सिंपल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, और सबसे बड़ा यहाँ पे स्पीड कंट्रोल और थोड़ा अच्छा टार्क मिल जाता है ना, इस वजह से यहाँ पे डीसी मोटर को जो है यूज़ तो करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कहीं कहीं लिमिटेड हो जाता है आपका ये। लेकिन टार्क और जितना आपका डीसी मोटर में मिल जाएगा, जैसे अगर हम कुमुलेटिव को ले लेते हैं या फिर सीरीज़ को ले लेते हैं, तो उतना आपको और कहीं नहीं मिलेगा ना। इस वजह से यहाँ पे डीसी मोटर का सबसे ज़्यादा प्रीफर हम लोग एलिवेटर के लिए यूज़ करते हैं ना, एक्सीलरेटर यानी इलेक्ट्रिक और स्टील मिल एंड क्रैंक्स के लिए यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अगर टार्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, सेटिस्फैक्टर होता है, तो यहाँ पे जो है आपका मेनली हॉयस्ट, स्टील मेन, क्रैन, ये सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है डीसी सीरीज मोटर की जो टार्क होती है वो आपको पता होगा, स्क्वायर ये आपका जो है आर्मेचर करंट और टार्क के बीच यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डीसी सीरीज मोटर को। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपका डिपेंड करता है लोड पे, मीन्स जितना ज़्यादा लोड बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आर्मेचर करंट बढ़ेगी। डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क होता है एज कम्पेयर टू कुमुलेटिव वाले से ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है अभी थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ये आपका सीरीज का है और ये आपका कुमुलेटिव का है। यहाँ पे होता क्या है यार कि जैसे ही अगर यहाँ पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो और लोड को जैसे ही बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उस कंपेरिजन में यहाँ पे आर्मेचर में रखे कंडक्टर की करंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मीन्स सबको टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो सबको टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ने के लिए हमें करंट चाहिए, क्योंकि टार्क का जो फार्मूला होता है फाइन टू आई होता है। तो यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तभी तो हमारा टार्क का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो लोड बढ़ने से यहाँ पे आर्मेचर की करंट बढ़ जाती है। जब आर्मेचर की करंट बढ़ने से यहाँ पे जो सीरीज वाला फील्ड है ना, इसकी भी करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। इसलिए जो सीरीज वाला जो फंडा होता है ना, यानी सीरीज फील्ड जो होता है वो आपका लोड डिपेंडेंट होता है। लोड को बढ़ाओगे उस कंपेरिजन में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी जो है करंट बढ़ेगा, यानी ये बोल सकते हैं सीरीज का फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक जो होगा कोई ना कोई आयरन का पीस होगा, उसी पे वाइंडिंग हो गई। तो आयरन का पीस जो होगा उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना तो मैग्नेटाइज होगा।
अगर BH कर्व से अगर आप देख लो तो जितना भाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा उतना उसमें फ्लक्स डेंसिटी स्टोर होगी ना, बाद में जाके वो सैचुरेट होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोड बढ़ने पे करंट बढ़ती है, जिसकी वजह से इसकी भी करंट बढ़ती है। तो आयरन का जो पीस है उसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी वो स्टोर होगी, और जितने भी टीनी मैग्नेट हो वो आपके ओरिएंट होंगे। तो पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो ये इसका जो फ्लक्स है वो आपका वेरिएबल टाइप का होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो बाद में सैचुरेट हो जाएगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ थी उतना तो मिल जाएगा उसे। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका जो फ्लक्स होता है वो आपके आर्मेचर करंट पे आपका डिपेंड करता है ना, क्योंकि लोड बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फाई के जगह आई रखते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर वाला जो फंडा होता है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, मतलब हैवी यहाँ पे टार्क की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहीं पे कुमुलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर ये पॉइंटिंग अगर लगा दिया जाए कुमुलेटिव वाले में, तो यहाँ पे अगर आप लोड बढ़ाते हो और यहाँ पे जो है सन की जो करंट होगी, हालांकि ये सन की जो करंट होती है वो तो फिक्स हो जाएगी भाई, ये तो आपका लोड पे डिपेंड करेगा नहीं ना, नॉट डिपेंड ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करेगा नहीं। तो आप लोड बढ़ाओ घटाओ शंट वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सीरीज़ वाले पे पड़ेगा। ठीक है, सीरीज बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो टार्क होता है आपका अच्छा मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीरीज से अच्छा मिलता है यहाँ पे टार्क। रीज़न क्या है कि यहाँ पे शंट का जो फील्ड होता है और जो सीरीज़ का जो फील्ड होता है ये थोड़ा सा आपका एडिंग नेचर का होता है ना, जिससे रिजल्टेंट जो फील्ड होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब रिजल्टेंट फील्ड इंक्रीज होने से आप बता सकते हो कि टार्क इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो टार्क तो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि नो लोड पे ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। डीसी सीरीज में क्या होता है, नो लोड पे ये इसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन कुमुलेटिव वाले में जो है इसकी स्पीड होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती है। शंट फील्ड जो होता है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होता है यानी रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है एक तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू से भी कम नहीं होता है, ना ही जीरो होता है ना। सीरीज में क्या होता है कि अगर फील्ड नो लोड का कंडीशन है तो यहाँ पे स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो थोड़ा सा सीरीज और कुमुलेटिव को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो टार्क की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका सीरीज और कुमुलेटिव यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। चलो आगे यहाँ पे अब जल्दी चलते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं उतने सफिशिएंट। लिस्ट सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इन सिलेक्टेड द इलेक्ट्रिक फॉल द फ्लेयर मेड। तो यहाँ पे जो है मतलब कौन सा बहुत ही कम सिग्निफिकेंट है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के रूप में अगर देख, कुल मिला के बस ये जानो कि कहीं भी अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी मोटर को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो इसमें किस मोटर का जो है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक उतना पर्टिकुलर साइज़ के लिए उतना डिपेंड नहीं करेगा ना, फ्लोर मिल हुआ या फिर कहीं। तो यहाँ पे जो है ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि हम किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर फ्लोर मिल, तो ब्रेकिंग का कंडीशन उतना हम लोग नहीं देखते हैं। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग में कितना टार्क चाहिए, रनिंग में कितना स्पीड टार्क मेंटेन चाहिए, एफिशिएंसी कितना हो रहा है, लॉस, इन सबों पे ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहेगा, ब्रेकिंग पे उतना फोकस नहीं रहता है ना। आगे यहाँ पे देखिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वाइल द सिलेक्टिंग द मोटर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे कम से कम कौन सा जो है पर्टिकुलर आपका कम से कम मतलब उसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, यानी कम डिपेंडेंट है। तो जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, एक तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ऑपरेटिंग स्पीड कंट्रोल, यहाँ पे जो है स्पीड कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो हमें एक तरीके के कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो ऑपरेटिंग स्पीड बोल सकते हो। पावर रेटिंग चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ा टार्क चाहिए, बाद में स्पीड हमें कांस्टेंट चाहिए। तो स्पीड कंट्रोल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे ना, बार बार स्पीड कंट्रोल यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो लोड होता है ना वो पर्टिकुलर एक फिक्स होता है। एक बार स्टार्टिंग में टार्क चाहिए, बाद में उसको कैरी करने के लिए एक नॉर्मल स्पीड चाहिए। ए टिपिकल एक्टिव लोड इज, टिपिकल एक्टिव लोड जो होता है एक तरीके का हाईएस्ट जो लोड होता है उसी को हम बोलते हैं टिपिकल एक्टिव लोड। काफ़ी ज़्यादा लोड होता है हाईएस्ट में। द वर्स्ट टाइप ऑफ लोड इन सप्लाई इन द सिस्टम, तो वर्स्ट टाइप का जो लोड होता है सप्लाई इन द सिस्टम, ये आर्क फर्नेस टाइप का लोड होता है ना। वर्स्ट टाइप का जो लोड होता है ना वो इसमें हम यूज़ करेंगे आर्क फर्नेस टाइप का लोड का सिस्टम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको फिलहाल जो है इसमें।
कुछ चीज़ें आपको लिखवाएंगे जितने भी ड्राइव से। देखिए ड्राइव में क्या मोटर से पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका बनता है, फ्रेम होता है, तो उसको कोशिश करूँगा आपको बताने का। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है इज रिक्वायर्ड इन ऑपरेटिंग द 4 कोऑर्डिनेट में आपका ऑपरेट होता है, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट में आपका ऑपरेट होता है। लोड टॉर्क इज कांस्टेंट एट ऑल स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय द, तो यहाँ पे लोड का जो टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है सभी स्पीड पे, स्पीड इज रिप्रेजेंट, ये कंप्रेशर होता है ना, यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, स्पीड सिर्फ इसमें यहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है हमें। एग्जाम्पल हमें बताना है मोटर का हैविंग द शॉर्ट टाइम ड्यूटी इज फाउंड, तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी फाउंड के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा वो क्रेन ड्राइव होगा, ठीक है। आपका शॉर्ट टाइम ड्यूटी मतलब कम टाइम की ड्यूटी हो, ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी का मतलब यहाँ पे आपका मोटर ऐसा हो, तो क्रेन ड्राइव जो होता है शॉर्ट टाइम ड्यूटी होता है। द लोड फॉर विच मोटर इज ऑलवेज स्टार्ट ऑन द लोड, कौन से यहाँ पे जो लोड है, कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें हम लोड दे के ही स्टार्ट करेंगे, तो ये होता है आपका फैन मोटर, फ्लोर मीटर। देखो यहाँ पे लोड दे के स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि सीरीज वाला फंडा यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। डीसी सीरीज मोटर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका होता है ना। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम नो लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नो लोड पे जो फ्लक्स होगा वो आपका बहुत ही कम यानी 0 होगा, जिससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट के आसपास चली जाएगी। आपका जो पुल्ली होगा, जो शाफ्ट होगा, वो आपका एक तरीके से फ्लाईव्हील हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, या हिंदी में बोल सकते हैं कि उखड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि आपका जो मोटर होता है ऑलवेज स्टार्ट ऑन द लोड, कौन सा मोटर जो हमें हमेशा लोड पे चाहिए, तो कन्वेयर के लिए डीसी सीरीज मोटर हम यूज़ करते हैं ना। फैन मोटर हुआ, फ्लोर मिल मोटर, मिल मोटर के लिए भी हाई टार्क चाहिए, तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर यहाँ पे भी यूज़ होता है। कन्वेयर के लिए भी ये जितने भी मोटर है ना, इसका ही लास्ट में आपको नोट्स बनवाऊँगा कि कौन कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। काफ़ी आपने देखा भी होगा कई एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेके कि भाई किस के लिए कहाँ पे कौन से मोटर यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपका डाउट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा फिलहाल यहाँ पे मेंटेन होगा। आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है द लोड साइकिल ऑफ ए मोटर ड्राइविंग ए पावर प्रेस विल बी, जो लोड का जो साइकिल होता है मतलब मोटर जो ड्राइव हो रहा है पावर प्रेस के लिए अगर हम कोई मोटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लोड का साइकिल वो कैसा होना चाहिए, तो लोड का साइकिल जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट पीरियोडिकल टाइप का होना चाहिए ना, कभी आपका पीरियोडिक फॉर्म में आपका बढ़े और घटे, तो पीरियोडिकल यहाँ पे होना चाहिए आपका। एप्लीकेशन दैट नीड फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, कौन सा यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन बताना है जिसका हम बार बार स्टॉप स्टार्ट और स्टॉप करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो लिफ्ट जो होता है इसे बार बार देखा भी होगा आपने कि बार बार रुकता है, बार बार चलता है, देखा भी होगा, ठीक है। तो लिफ्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप और स्टार्टिंग का यूज़ किया जाता है, और बाद में आपका एक हॉइस्ट भी आता है ना, लिफ्ट एंड हॉइस्ट दोनों आपके यहाँ पे एग्जांपल होगा। तो देखो जो जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन बहुत गिने चुने क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी बताता चलूँ। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो आपका जॉ क्रशर हैज़ टू ऑफ्टन स्टार्ट अगेंस्ट, तो जॉ क्रशर के लिए जो है हमें काफ़ी हैवी लोड चाहिए भाई। जो भी आप मिक्सी आपने देखा होगा ना, मसाला कूटते हो या फिर जो भी, तो उसमें जॉ क्रशर का मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड होता है, तो उसमें टार्क क्या चाहिए हमें, बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हैवी लोड होता है भाई। जो जॉ क्रशर होता है इलेक्ट्रिक मोटर पर्टिकुलर उस टाइम में यूज़ करते हैं ना, जॉ क्रशर में क्या होता है कि हैवी लोड होता है, तो यहाँ पे कौन सा मोटर यूज़ करेंगे, सीरीज मोटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुमुलेटिव वाला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कुमुलेटिव में क्या है कि अगर स्पीड नहीं भी होगी ना, लोड नहीं भी होगा, क्योंकि एक बार मसाला पीस जाने के बाद लोड का जो कंडीशन होता है ना वो आपका कम हो जाता है, तो लोड का कंडीशन कम होने पे सीरीज़ वाला में क्या होता है ना कि इसकी स्पीड इनफाइनाइट होने लगती है, बढ़ने लगती है, उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कुमुलेटिव वाला। द एप्लीकेशन इन विच लोड ऑन द मोटर इज चेंज इन साइक्लिक आर्डर, तो यहाँ पे एक जो कौन सा एप्लीकेशन है, मतलब मोटर का जो लोड होता है वो साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है, तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। क्रेन हुआ और आपका रोलिंग मिल, इलेक्ट्रिक सोल, ये सब आपका साइक्लिक फॉर्म में आपका यहाँ पे चेंज होता है।
ठीक है, ये आपका साइक्लिक फॉर्म में आपका यहाँ पे चेंज होता है। पावर प्रेस के लिए यहाँ पे जो है पीरियोडिकली यूज़ किया गया था ना, तो पावर प्रेस के लिए यहाँ पे पीरियोडिकली चेंज होगा। और आपका साइक्लिक अगर पूछेगा तो रोलिंग मेल, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक चेंज होगा इसका। द मशीन हैविंग द हैवी फ्लक्चुएशन लोड ऑन द, जो मशीन होता है हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, मतलब लोड का ज़्यादा हैवी फ्लक्चुएशन होता है, मतलब बार बार इंक्रीज और डिक्रीज होता है। पंचिंग मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पंच करना होता है, उसमें डिज़ाइन देना होता है, तो उसमें कभी कभी टार्क ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा कम भी होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है वहाँ पे। पंचिंग टाइप मशीन आपका जितने भी टूल्स टाइप के जो डिज़ाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, वहाँ पे पंचिंग टाइप का मशीन यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी मोटर का, नहीं क्या बोलते हैं, किसी भी जैसे BMW हुआ या फिर जितने भी हैं अच्छे अच्छे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, तो उनका जो इंजन होता है एक कहीं कहीं काफ़ी अच्छा सॉलिड वहाँ पे डिज़ाइन देना होता है, तो उसके लिए पंचिंग मशीन यूज़ करते हैं। फिर कहीं कहीं जो है आपका स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे उस हिसाब से उसे हम पंचिंग करेंगे ना, क्योंकि कभी कहीं कहीं क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ उस हिसाब से पंचिंग करेंगे। और कहीं कहीं हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट मेनटेन करनी है, तो उस हिसाब से पंचिंग मशीन यहाँ पे यूज़ करेंगे। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इज़ प्रीफर, सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल स्पीड को ऑपरेशन होता है ये कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल स्पीड का मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है, वाटर पंप में तो भाई स्पीड नॉर्मल चाहिए, यानी फिक्स चाहिए। एग्जॉस्ट फैन में जो होता है आपने देखा होगा कि इसमें भी जो स्पीड होती है नॉर्मल ही चलती है, लेकिन जो सीलिंग फैन है इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करा सकते हैं। तो यही आपका पूछा गया है, जो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन होता है आपका सीलिंग फैन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। The application in which the motor is to start with the high acceleration is, कौन सा मोटर जो है हाई एक्सीलरेशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे लिफ्ट का जो होगा और हाई, ये आपका हाई एक्सीलरेशन स्टार्टिंग में इसे त्वरा मतलब हाँ एक्सीलरेशन ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि पर्टिकुलर लोड को कैरी करना है। वाइल सेलेक्टिंग ए मोटर, कोई भी मोटर को हम सेलेक्ट करते हैं एयर कंडीशन के लिए, द फ्यूचर ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द, तो किसी भी मोटर को जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे नॉइज़ वाला जो फैक्टर होता है ना, एयर कंडीशन, जैसे कोई भी मोटर आप एयर कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो नॉइज़ का होता है ना। यहाँ पे एयर कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रीज होता है उसमें जो है इनक्लोजर, पावर ट्रांसमिशन टाइप ऑफ बियरिंग, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है ना। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है नॉइज़ का, मतलब आपका जो फ्रीज हो, आपने देखा होगा कि काफ़ी आवाज़ आती, मतलब बहुत थोड़ा बहुत आवाज़ आता है ना, हल्का हल्का, लेकिन अगर उसी नॉइज़ को हम लोग यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब नॉइज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। बेल्ट कन्वेयर ऑफर, बेल्ट कन्वेयर जो होता है ये आपका स्टार्टिंग में हाई लोड होता है ना, बेल्ट कन्वेयर जो होता है स्टार्टिंग में आपका हाई टॉर्क यहाँ पे वो करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसे इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा ना, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो आपका हाई लोड को कैरी करेगा और इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में रख लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइव फॉर द क्रेन होइस्टिंग एंड द लोअरिंग इन द आर, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को ड्राइव करने, यानी क्रेन और हाइस्ट होता है, तो क्रेन और जो हाइस्ट होता है ये आपको मैंने बताया भी है, तो इसमें टार्क भी ज़्यादा चाहिए और स्पीड का भी स्पीड भी कंट्रोल करना होगा, इसे स्मूथ मूवमेंट हो सके, फास्ट स्पीड कंट्रोल हो, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो होगा सही होगा। कैपेसिटी जो होती है क्रेन की वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैपेसिटी होती है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं टन में, ठीक है। जो क्रेन की जो कैपेसिटी होती है उसे हम टन में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे सब में मैं 20 ही करा दूंगा ताकि आपको जो है कुछ यहाँ से इम्पॉर्टेंट भी फैक्टर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो थ्योरी वाले में कितना कॉन्सेप्ट होता है।
तो आगे कुछ अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा बेकारी क्वेश्चन है। ट्रैवलिंग जो स्पीड होती है क्रेन की वो कितने फॉर्म में वैरी होगी? तो ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है वो आपका 1 से लेकर 2.5 सेकेंड तक जो है मिली पर सेकेंड वैरी होगी, ठीक है। लाइट ड्यूटी क्रेन आर जनरली यूज फॉर द तो लाइट क्रेन जो ड्यूटी होती है इसका जनरली हम यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो लाइट ड्यूटी ऑफ क्रेन मतलब पर्टिकुलर कम टाइम में अगर कोई जैसे कि पावर हाउस में भी आपने देखा होगा, पंपिंग स्टेशन हुआ, ऑटोमेटिक वर्कशॉप हुआ, इसमें कभी लाइट ड्यूटी होती है, क्रेन आर जनरली यूज फायदा, ठीक है। तो यहाँ पे सब यूज़ पूछा गया है यार, इसमें रटना ही भाई। हैवी ड्यूटी जो क्रेन होता है ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो हैवी ड्यूटी जो क्रेन होता है ये आपका यूज़ किया जाता है स्टील प्लेन और हैंडलिंग प्लांट के लिए। तो ये सब आपका रटना है। वैसे भी मैं आपको ट्रिक यहाँ पे करा दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर भी आइडिया पता चल जाएगा। आगे है यहाँ पे इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द स्टार्टिंग टार्क इज यूजली। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क नहीं चाहिए भाई, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए स्टार्टिंग टार्क नहीं चाहिए। टार्क थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड की सबसे ज़्यादा मेन बात आती है। तो लेस देन रनिंग टार्क, रनिंग टार्क से थोड़ा कम ही चाहिए स्टार्टिंग में टार्क, ठीक है। लेकिन रनिंग में हमारी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए ना। साइज ऑफ एक्जुकेटर इन द यूजली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। तो एक्जुकेटर की जो ये आपका होता है ये आपका मीटर पर क्यूब में होगा ना। साइज ऑफ एक्जुकेटर यूजली इन द टर्म ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब होगा, पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे मीटर क्यूब होगा बस। द रेंज आपको बताना है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यूज फॉर द रोलिंग मिल। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर अगर रोलिंग मिल्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो उसकी रेटिंग आपको यहाँ पे कितना लेना है? तो रोलिंग मिल्स के लिए यहाँ पे 85 लेके 400 किलोवाट जो होता है ये आपका रेटिंग होता है ना। तो यहाँ पे आपका सी सही होगा। आगे यहाँ पे देखिए, इफ़ द लिक्विड टू बी पंप हैज़ द रिलेटिव डेंसिटी, अगर इतना है द आउटपुट पावर रिक्वायर्ड इन द कंपेरिजन टू रिक्वायर द पंपिंग वाटर इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये हो जाएगा आपका 1.2 टाइम, जितना डेंसिटी है उसी हिसाब से उसको उतना टाइम लगेगा ड्राइव करने में, तो 1.25 टाइम्स हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया गया है जो लोड टार्क डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन स्पीड। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो लोड का टार्क यहाँ पे डिक्रीज होगा ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से चलता है, ये आपका टार्क होता है और ये आपकी स्पीड होती है। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका ये। अगर यहाँ पे टार्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, मीन्स इनवर्सली रिलेशन होता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो लेथ मशीन, बोरिंग मशीन और आपका जो माइलिंग मशीन होता है, इसमें जो लोड का जो टार्क होता है वो कम हो जाता है अगर स्पीड बढ़े। मतलब इनवर्स टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है टार्क और स्पीड में ना। लेथ, बोरिंग मिल, बोरिंग मशीन हुआ, माइलिंग मशीन, इन सबों में आपका। तो यहाँ पे अगला 36 वाले में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टार्क है आपका टी से रिप्रेजेंट किया गया है और कनेक्टेड लोड जो टार्क है आपका टीएल है। सो इन द बिलो आउट ऑफ द ऑपरेटिंग पैरामीटर ABCD। तो यहाँ पे कुछ आपके ABCD पैरामीटर्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में। तो यहाँ पे देखना हमें स्टेबल वाला कंडीशन कौन सा है ना। यहाँ पे जो है स्टेबल 1, यहाँ पे स्टेबल जो है कौन है ये हमें यहाँ पे जो है बताना है। तो देखते हैं हम लोग पहले A, C और D में हम लोग देख लेते हैं। ये A और C और D वाला जो है स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोड का जो टार्क होता है TL होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टार्क होता है वो आपका TE होता है ना। तो एक्सेलरेशन टार्क मीन्स लोड को कैरी करने के लिए जो हमें टार्क की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन टार्क बोलते हैं, यह आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क एंड द लोड टार्क। ये आपका होता है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क ज़्यादा होगा ना, मीन्स कहने का मतलब है आर्मेचर में जो टार्क डेवलप होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू शाफ्ट के टार्क में। शाफ्ट का टार्क जो होता है वो कम होता है ना। अगर यहाँ पे ग्राफ देखो तो ये होता है आर्मेचर का टार्क और ये होता है थोड़ा सा नीचे आता है शाफ्ट का टार्क, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन चलता है। तो इस चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए मीन्स लोड को पर्टिकुलर टाइम में कैरी करने के लिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन टार्क की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क माइनस लोड टार्क का डिफरेंस होता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि मान लो कुछ वजह से अगर डिस्टर्बेंस होता है स्पीड में
तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा अगर कुछ डिस्टरबेंस हो गया यार, कुछ भी डिस्टरबेंस हो सकता है ना, तो पहला डिस्टरबेंस हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज जो है अगर ज़्यादा हो जाए लोड टार्क से, तो उस कंडीशन में जो रोटर होगा वो आपका एक्सीलरेट हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो स्पीड होगी मोटर की वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी ना। अदर हैंड में मान सकते हैं कि अगर डिस्टरबेंस होता है जिसमें लोड टार्क अगर बढ़ जाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क कम हो जाए, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्पीड होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए सी और डी वाला जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे ये वाला टार्क अगर ज़्यादा लेते हैं और ये वाला कम लेते हैं, तो उस कंपैरिजन में अगर इसका ग्राफ देखो तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क और ये आपका लोड टार्क, ठीक है। ये आप यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है इसका पर्टिकुलर इस टाइम में मैक्स है, ये आपका स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ने के साथ देखो यहाँ पे टार्क क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रही है, आपका बढ़ रहा है स्पीड बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे थी स्पीड, उसके बाद यहाँ तक मैक्स हो गई, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो रही है ना। तो ये वाला कंडीशन यानी स्टेबल ऑपरेशन हो रहा है। ये वाले में भी आपका वही चीज़ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे जैसे स्पीड बढ़ी टार्क बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आपका स्पीड डाउन यानी टार्क डाउन। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है ये आपका स्टेबल ऑपरेशन है। लेकिन पॉइंट बी वाला जो है आपका ये स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रो और ये वाला जो टार्क है वो आपका इक्वल होता है। तो इसमें डिस्टर्बेंस अगर होता है ना, अगर डिस्टर्बेंस होता है तो मान लो ये पहला केस है जिसमें रोटर जो होगा उसकी स्पीड डाउन होगी, और फिर ये वाला केस होगा तो इसमें स्पीड जो होगी बढ़ जाएगी। कुल मिला के ग्राफ से अगर यहाँ वाले दोनों को लेके चलोगे ना, तो ये मतलब जो बी होगा वो आपका अनस्टेबल होगा ना, बी जो होगा वो आपका अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपका स्टेबल पूछा गया था, तो हमारा ए सी और डी, ठीक है, यहाँ पे ए और सी और डी जो था वो आपका स्टेबल होगा। ए सी डी, ये आपका ए है, सी है और ये आपका डी है, ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना था। जस्ट 1 सेकेंड। इन सिंथेटिक फाइबर मिल मोटर व्हील अप। तो सिंथेटिक फाइबर मिल में जो हम फाइबर मिल में मेनली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यार, स्पीड कांस्टेंट चाहिए ना। फाइबर मिल का यार मतलब यहाँ पे क्या बताऊँ मैं आपको, जो प्लास्टिक के आपके जितने भी चीज़ें बनती हैं उसको पर्टिकुलर टाइम में यार गला के उसे मेल्ट करके एक डिज़ाइन देना होता है ना, तो ये कांस्टेंट स्पीड वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है भाई। तो ये चीज़ था। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा सा बोरिंग होगा, तो अब ये मत सोचिएगा कि हर चीज़ में कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है भाई। कुछ है आगे क्वेश्चन है बनाने वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इसमें आप समझ सकते हो ना, बातों को आप समझ ही रहोगे। इन द केस ऑफ किल ड्राइव स्टार्टिंग टार्क इज द, तो ये किल ड्राइव में जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये आपका ज़्यादा होता है, मोर देन, ये आपका शायद एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, याद तो नहीं है किस ईयर से आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई। इन द केस ऑफ किल ड्राइव जो होता है इसमें स्टार्टिंग टार्क काफ़ी ज़्यादा होता है, डबल ऑफ द रनिंग टार्क में वैसे भी टार्क कम ही चाहिए ना, स्टार्टिंग में ही तो टार्क सबका चाहिए ना, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे है द डायमीटर ऑफ द रोटर शाफ्ट फॉर्म फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिपेंड अपॉन द, इलेक्ट्रिक मोटर में जो रोटर के शाफ्ट का जो डायमीटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका एक तो डायमीटर जो होता है पावर के आउटपुट पे और स्पीड पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जो रोटर का जो शाफ्ट होता है, ठीक है, रोटर का जो शाफ्ट होता है उसका जो डायमीटर होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो मेनली आपका डिपेंड करता है कि कितना हमें पावर चाहिए और कितनी उसकी स्पीड, पावर आउटपुट और स्पीड, दो चीज़ पे आपका ये डिपेंड करता है। पावर फैक्टर पे तो कोई मतलब नहीं है यार, वैसे भी पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक डीसी मोटर में तो यार यूनिटी ही चलता है ना, कोई दिक्कत है नहीं। रिएक्टिव पावर में यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर। यहाँ पे ये पूछा गया ना कि डीसी मोटर को कंपेयर करते हैं अगर एसी मोटर में, तो कौन सा जो है वो आपका एडवांटेज की लिस्ट में नहीं आएगा। तो लगभग यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो लो कास्ट, ठीक है, डीसी मोटर में यार सब कुछ सही है, लेकिन प्राइस इसका इतना महंगा होता है ना, कॉस्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते हैं ना। डीसी यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम में, अगर मान लो टार्क ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे तो यूज़ करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया था ना कि अगर हम एसी मोटर से कंपेरिजन करते हैं डीसी मोटर का, तो यहाँ पे सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्या चीज़ एडवांटेज की लिस्ट में नहीं आएगा।
तो काफ़ी खर्चा होता है भाई। एक तो डिज़ाइन और आर्मेचर स्लॉट बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा निकल के आता है, तो इस वजह से जो है ये आपका होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए है, एन अनसेचुरेटेड डीसी शंट मोटर ड्राइव द कांस्टेंट टॉर्क लोड। यहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क लोड यहाँ पे ड्राइव कर रहा है ना कोई अनसेचुरेटेड। एक तो अनसेचुरेटेड है, सेचुरेट और अनसेचुरेट में यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। अनसेचुरेटेड का मतलब अभी ये सेचुरेट नहीं हुआ है, मीन्स जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी जो भी हम आयरन का पीस होगा इसमें जो वाइंडिंग करेंगे, ये अभी जिसकी जितना इसका स्ट्रेंथ है, मीन्स जितने अभी इसके जो टीनी मैग्नेट है पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में अगर ओरिएंटेड नहीं है तो हम बोलेंगे अभी ये आपका सेचुरेट नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में अगर इनकी जो डायरेक्शन है एक टाइम में अगर ये हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट होगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड का मतलब अभी वो डिपेंड करेगा करेंट पे ना, क्योंकि जितने भी टीनी मैग्नेट हैं वो अभी ओरिएंट हुए नहीं है, तो उसका जो करंट होगी जिसमें हम नहीं उसमें जो करंट फ्लो कराएंगे जब तक टीनी मैग्नेट अभी ओरिएंट नहीं हुआ ना तो उसे हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। लेकिन जैसे ओरिएंट होगा मीन डायरेक्शन अगर सबकी सेम हो जाएगी ना तो वो सेचुरेट हो जाता है। तो ये अभी आपका अनसेचुरेटेड है, और सेचुरेट वाले को अभी स्ट्रेट लाइन में दिखाता हूँ मैं ना, ये आपका सेचुरेट है। तो सेचुरेट और अनसेचुरेट में आई थिंक्स आपको अंतर पता चल गया होगा, काफ़ी छोटा सा अंतर होता है। अगर इससे भी सिंपल अगर अंतर बताना चाहूँ आपको तो सिंपल सी कैपेबिलिटी ये है कि आपकी सपोज़ आपको बोला जाए कि आपकी कैपेबिलिटी है 4 रोटी खाने की। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी है 4 रोटी खाने की, तो अगर आपको एक रोटी दिया जाए तो आप आराम से खाओगे, दूसरा भी रोटी दिया जाएगा तो आराम से खाओगे, तीसरा भी दिया जाए तो आराम से खाओगे, क्योंकि अभी ये आपकी कैपेबिलिटी है। मीन्स अभी आप अनसेचुरेटेड हो ना, अभी आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप 1 2 3 इतना रोटी खा सकते हो। लेकिन क्या आपको 4 से ऊपर जब 5वीं रोटी दी जाएगी तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, यानी आप क्या हो गए, सेचुरेट हो गए। ठीक है, आप क्या हो गए भाई, सेचुरेट हो गए, क्योंकि आप 4 से ऊपर जा ही नहीं रहे हो। तो जब तक वेरिएशन हो रहा है ना उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेट। अनसेचुरेट में आपका वेरिएशन होगा, मतलब जो फ्लक्स होगी वो आपका डिपेंड करेगी करंट पे। ठीक है, सीरीज फील्ड के करंट पे अभी डिपेंड करेगी, और सेचुरेट में क्या होता है, फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सीरीज फील्ड या शंट फील्ड करंट। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट होता है, आई थिंक आपको सबको पता चल गया होगा सेचुरेट और अनसेचुरेट में क्या होता है अंतर। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताना था। हाँ, यहाँ पे सिंपल अनसेचुरेटेड और डीसी मोटर ड्राइव द कांस्टेंट लो टार्क, स्पीड जो है इतना है टेकिंग द आर्मेचर करंट ना व्हेन द 230 वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं मोटर में, अगर अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस टू हाफ। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बोल रहा है कि 230 वोल्टेज तो हमने मोटर को अप्लाई किया, लेकिन अगर इस वोल्टेज को 115 वोल्टेज कर दिया जाए तो यार इजली बताओ, जब वोल्टेज आधा करोगे तो करंट क्या हो जाएगी, करंट भी आधा हो जाएगी। पहले आपका 20 एम्पियर था, अब कितना हो जाएगा, वो भी 10 एम्पियर हो जाएगा। 20 एम्पियर से ये सीधे ये भी आ जाएगा 10 एम्पियर पे। ठीक है, तो 10 एम्पियर पे आ जाएगा, वोल्टेज डाउन का मतलब करंट डाउन हो जाएगी, जिससे आपका क्या होगा कि वोल्टेज डाउन हुआ तो करंट डाउन हो जाएगी। और अनसेचुरेटेड के केस में फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टार्क होता है वो 5 × IA होता है, तो करंट भी डाउन हो गई और फ्लक्स भी आपका क्या है डिपेंड कर रहा है ना। मान लो करंट भी अगर डाउन हो रही है, फ्लक्स भी डाउन हो रहा है, दोनों पर्टिकुलर टाइम में डाउन हो गए, तो यहाँ पे जो टार्क होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, यानी नियत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना था। अब इजीली अगर हम यहाँ पे देख के चलते हैं तो जो आर्मेचर की जो करंट होती है, डीसी शंट मोटर है यहाँ पे आपका, तो शंट में कौन सी करंट फ्लो होगी, थोड़ा अभी सबको मिटाता हूँ ना, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा क्या कहना था। अब यहाँ पे देखो शंट मोटर है, यहाँ पे शंट मोटर में जो करंट होगी आर्मेचर की, ये आपका आर्मेचर की करंट अलग होगी और शंट की जो करंट होगी वो अलग ही होगी। इन्वर्सली रिलेशन होता है भाई, पैरेलल ऑपरेशन होता है ना, पैरेलल होता है आपका। यहाँ से जब आप करंट चलेगी तो एक तो आर्मेचर में जाएगी और एक आपका शंट में जाएगी, तो ये आपका इन्वर्सली रिलेशन हुआ ना, बट रहा है तो इन्वर्सली रिलेशन, नहीं बटेगा सीरीज वाले में तो क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है भाई, इसी को उठा के हम एक फार्मूला बना लेंगे ना। ये वाला आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो लोगों एक बार और बता रहा हूँ आपको। ये मान लो सीरीज करंट है और ये आपकी आर्मेचर करंट है,
यार डायरेक्टली रिलेशन है ना, सीरीज कनेक्शन है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा। लेकिन इसमें यार इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे लोड आके जो करंट है वो दो भागों में बट रही है, इधर अलग जाएगी, इधर अलग जाएगी। तो पर्टिकुलर इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हम लोग रखते हैं, शायद 50 से लेके 200 ओम के बीच यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा जाता है। और यहाँ पे 1 ओम से लेके 1.5 ओम एज रिक्वायरमेंट के अनुसार कितना यूज़। तो इस चीज़ को आप आई थिंक समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सली रिलेशन बन जाएगा ना, और सीरीज वाले का डायरेक्टली रिलेशन बनेगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, शंट मोटर है तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, और सीरीज है तो आपका ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है नया हो। तो देखो अब यहाँ पे इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम बना लेंगे। तो इसको देखो, जस्ट 1 सेकेंड, इसको फार्मूला बना सकते हैं ना, 2/1 है और ये आपका 2/1 यानी 1/2। इसमें तो आई थिंक कोई मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो है, पहले यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 230 वोल्टेज था, उसे हमने डाउन करके 115 कर लिया था। और करंट कितनी थी, 20 थी, बाद में उसे डाउन करके हमने 10 कर लिया था ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो करंट को डाउन करके, चलो ये मान लेते हैं ना कि करंट को हमने डाउन किया और करंट की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। हमें करंट की वैल्यू नहीं पता भाई, वोल्टेज डाउन हुआ, ये तो कंफर्म है कि वोल्टेज डाउन होगा, तो करंट क्या होगी। करंट अगर शंट वाला है तो यार नहीं बोल सकते ना, करंट अगर डाउन होगी तो उस कंडीशन में कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इन्वर्सली रिलेशन है, तो करंट यहाँ पे मे भी इंक्रीज होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगी। शंट वाला है ना, शंट वाले में क्या है कि इंडिपेंडेंट होता है आपका खुद से। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है, आपका यहाँ पे जो Ia2 आर्मेचर जो दूसरी करंट निकालोगे, पहली वाली करंट कितनी थी, 20 है, तो 20 रख लो यहाँ पे लेके, आपके यहाँ पे होगा। और ये आपके शंट की करंट और फर्स्ट और अपॉन 2 है। तो यहाँ पे देखो, जस्ट 1 सेकेंड, और ये आप आधा कर रहे हो ना, ये आप कितना कर रहे हो, आधा कर रहे हो, ठीक है। तो आप आधा कर रहे हो और ये आपका 20 एम्पियर है। तो यहाँ पे अगर देखो वोल्टेज अगर आधा हो रहा है तो करंट आधा हो जाएगी। मीन्स ये वाला जो वेरिएशन है अगर आपका कितना हो रहा है, 2 टाइम्स मान लो, और ये आपका 20 है, दोनों का गुणा करोगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 40 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा इसका 40 एम्पियर आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 20 20 40 40, ठीक है। तो 40 वाला ले लो। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन वैसे सही है, आर्मेचर 40 एम्पियर करंट देगी। और स्पीड का थोड़ा हम बात कर लेते हैं। स्पीड जो होती है N बराबर EB/5 होता है। और यहाँ पे जो है आपका जस्ट 1 सेकेंड, EB जो बैक EMF होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। और आपका जो फ्लक्स होता है वो आपका शंट में जो करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड बराबर बैक EMF/फ्लक्स होता है। और यहाँ पे जो है बैक EMF एक तरीके का वोल्टेज के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है या अपोज करता है, ये भी बोल सकते हो। जो फ्लक्स होता है वो आपका शंट में जो करंट होगी उसके कारण जो फ्लक्स होगा शंट फ्लक्स होगा। तो यहाँ से हम स्पीड का और शंट फ्लक्स का, ठीक है, स्पीड का और शंट फ्लक्स का रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया गया है, RPM दिया गया है ना, स्पीड का भी दिया गया है आपको। तो यहाँ पे देखो करंट, शंट की करंट ले लो, शंट की करंट जो है इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। और अगर वोल्टेज से ले लेते हो तो वोल्टेज आपका ऊपर डायरेक्टली रिलेशन होगा। तो स्पीड वाले को हमने इस फार्मूले में बदल दिया भाई, ठीक है। अब फिर से इसको भी बना लो, N2/N1 कर लो, N2/N1 कर लो। और इसे I2/I1 कर लो, क्योंकि ये नीचे है तो ये आपका ISH1 हो जाएगा और नीचे 2 रहेगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज है तो वोल्टेज को V2/V1 कर लो। अब यहाँ पे देखो अगर हम स्पीड N1 लेके चलते हैं, ये सारी जो वैल्यू है एक तरीके के यहाँ पे V2/V1 शंट की जो करंट है, ये सब क्या है आपका एक तरीके से
नई जो स्पीड होगी आपका, नया भी जो स्पीड है यार, स्पीड में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं ना। जो एन टू अपन एन है, ये वाला जो रिलेशन है आपका डायरेक्टली इन्वर्सली है ना, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो इन्वर्सली ये कट जाएगा आपका। जो स्पीड होगी वो आपका वही स्पीड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आपका वही रहेगा, वही आर्मेचर करंट आपकी बढ़ जाएगी। तो बस यही देखो, कुछ है नहीं। अनसैचुरेटेड डीसी शन मोटर ड्राइव कांस्टेंट लोड टार्क बिटवीन द इतना इतना। बस ये तो अप्लाइड वोल्टेज को हमने जैसे रिड्यूस किया ना, तो स्पीड आपकी मेंटेन थी। अनसैचुरेटेड लिया गया ना, इसकी ध्यान देना, अनसैचुरेटेड लिया गया तो स्पीड आपकी मेंटेन है, लेकिन जो टार्क है वो आपका नहीं, करंट जो है वो आपका बढ़ गया है। तो सिंपल सा आपके यहाँ पे था। चलो अब कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट वे में कल हो सकता है चलाया जाए। और फिलहाल BC सबको मरवा दूंगा मैं, कौन कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पे पता ही होगा आपको ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है जो आपको अच्छे लेवल से बताया जा सके। तो चलो कल मिलते हैं हम लोग फिर भी। और नोट्स इसका बनाऊँगा मैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, बाकी नोट्स बनाऊँगा मैं, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, आज इतना ही रखते हैं फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।